किसी भी एग्जाम की बात करते हो वहां पे क्या है कि मान लो आपके सब्जेक्ट्स और वो सब्जेक्ट्स लेट सपोज की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, ठीक है, यहाँ पे साइंस एंड टेक हो गया, इसी मतलब संबंध में कंप्यूटर जोड़ दो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, उनको तो रीजनिंग हो गया, ठीक है, एंड करेंट अफेयर्स, ठीक है। करेंट अफेयर्स को ऐसे भी आप इसमें भी डाल सकते हो। हाँ सर, किसी भी एग्जाम में आपको करना क्या होता है, देखो सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी में बताओ, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग जो मेन गलती करते हैं कि जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लग रहा है हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और आप बाकी को क्या करते हो, बाकी को नेगलेक्ट करते हो। वही जो थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है फिर आप उसको छोड़ने लगते हो कि नहीं ये टफ है, मेरे से नहीं होगा, चलो बाकी के हिसाब से देखो। आपको एक्चुअली क्या करना है, हर क्वेश्चन का, हर सब्जेक्ट का एक एवरेज वेटेज होता है। अगेन आई एम सेइंग एवरेज वेटेज। एवरेज वेटेज इसलिए कि हो सकता है किसी साल इकोनॉमिक्स ज्यादा आ जाए, किसी साल हिस्ट्री ज्यादा आ जाए, किसी साल ज्योग्राफी ज्यादा आ जाए, वो हो सकता है, उसका कोई ये नहीं, पेपर सेट करने वाले भी हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे के साथ 2024 में 2023 में ऐसा आया था 2024 में एक हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं किसी तरह की। आप एक एवरेज वेटेज लेके चलो। एवरेज वेटेज का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो एक एवरेज निकालो, लेट्स सपोज कि हिस्ट्री में 100 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एवरेज मुझे मिल रहा है। अब ये हो सकता है कि ये 8 के बजाय किसी साल ये बढ़ के 10 हो जाए, किसी साल बढ़ के 6 हो जाए, इसी के रेंज में। ये भी हो सकता है किसी साल 2 ही क्वेश्चन है, बट दो ज्यादा एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शन शेयर हो जाते हैं जहां पे कमी साइड कर दिया किसी टॉपिक, बट एक एवरेज रेंज में आपके सारे के सारे टॉपिक चलेंगे। अब है क्या, एक तो पहली चीज ये कि आप अपना टाइम जो है, टाइम उसी तरीके से अपना बांटो कि किस सब्जेक्ट पे कितनी वेटेज आती है, एक एवरेज वेटेज मेरे उस हिसाब से आपको उसको उतना फोकस करना। दूसरा कि हर सब्जेक्ट में जो आपका 60% सिलेबस, 60 to 70% सिलेबस, इसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, हर सब्जेक्ट में मिलेगा, जिसको कि आसानी से कवर किया जा सकता है, जिसमें ना बहुत दिमाग चलाने का है, ना बहुत प्रेशर लेने का है, सिंपल होता है, उसको देख के 2-4 बार पढ़ोगे याद होगा, उसको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। वो 60-70% आपका लो हैंगिंग फ्रूट्स, आपको हर सब्जेक्ट अगर आपने उसको कैप्चर कर लिया तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, आपको आपका जो ग्राफ होता है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। आपको अगर आपको 60% तक पहुंचना है, आप थोड़ा सा एफर्ट दोगे, यू विल रीच 60%, और 60 to 70 पहुंचने के लिए आपको एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा। 70 से 80 बढ़ोगे, यू नीड मोर एफर्ट, और ज्यादा टाइम दोगे तो आपका ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है। ऑब्वियसली ना, एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज बनाने के लिए आप एक ही चीज को बार-बार और डेप्थ में पढ़ते चले जाओगे, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। रीजन क्या है कि जो जनरल कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं ये विड्थ को ज्यादा पकड़ता है rather than डेप्थ, ठीक है। मतलब ये भी है ना कि पहले मेंस तो सो इंग्लिश में आता था, सब कुछ हो गया है, तो ज्यादा प्रैक्टिस हमेशा सुनना है तो इंग्लिश कर रहा है, क्योंकि 200 इंग्लिश है तो इंग्लिश इतना अच्छा हो गया है सर, तो फोकस में ज्यादा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आपने जो ये काम कर लिया ना कि आपने 60-70% जो सभी सेक्शन में, सभी टॉपिक्स में आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जहां से क्वेश्चन रैंडमली बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, आसान होता है। अब जब आपने इसको कर लिया, ये काम जब आपने कर लिया कि हाँ सबके 60-70% कर लिए, तब आपके पास वो लग्जरी है कि आप फोकस करो उन एरियाज में, उन सब्जेक्ट्स में जो आपको बेहतर आता है, जो आपको अच्छा लगता है। अब मान लो मुझे हो सकता है कि मुझे इसमें से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे काफी अच्छा लगता है, तो एक बार मैंने 60-70% सबका कर लिया, सबने बना ली लेवल, अब नाउ आई विल गिव मोर वेट हियर, अब मैं इसको 80-90% पे लेकर, तब आप एक स्ट्रेटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए। अदरवाइज आप क्या है कि अगर क्या होता है किसी का कि आपने एवरेज, आपने हिस्ट्री बिल्कुल छोड़ दिया कि नहीं हिस्ट्री मेरे से बिल्कुल नहीं होगा एकदम, अब किसी से हो सकता है 10-12 क्वेश्चन है, क्या करोगे? नहीं, तो आप इसीलिए आप एवरेज तैयारी आपकी सबकी होनी चाहिए, इसलिए कि मान लो हिस्ट्री के 8 के एवरेज से मैंने तैयार किया, किसी साल 10 आएगा तो हो सकता है आज की तो मैंने प्रिपरेशन करके गया हूं ना मैं,
उस लेवल से मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। और किसी साल किसी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये भी मान के चलना, मान लो किसी साल इकोनॉमिक्स अगर 12 या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चलना कि उस साल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इजी है। ये जनरल ये ट्रेंड देखा गया। अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है बट ऐसा ट्रेंड आप देखोगे कि किसी सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन इजी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको कि आपको हर सब्जेक्ट पे आप फोकस करो, अदरवाइज आप अगर टिल्ट कर दोगे अपनी प्रिपरेशन को किसी एक डायरेक्शन में रह जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका लक चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर आप लक की कहानी इसके आगे लेकर के आओ। अब यहाँ पे लग क्या हुआ कि आप 60-70% सबके लिए तैयार थे और ये सब्जेक्ट आपके अच्छे थे, इस क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से अच्छे क्वेश्चन, तो आपका यहाँ पे आप बोलोगे लक काम करिए। अदरवाइज आपने सब कुछ छोड़ रखा है, केवल इसी को पढ़ के गए तो फिर वहां पे आपको फेल होना है, आपका लक साथ नहीं। तो लक के लिए भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि लक हाँ मेरा काम करना। तो यही बोलो ना, जैसे कुछ बढ़ते जा रहा है सर धीरे-धीरे वो क्वेश्चन कहीं मतलब अगर मान लीजिए पैर 1 में 25 क्वेश्चन है जीएस से तो 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से देखो, हर टॉपिक को इसी तरीके से ब्रेक डाउन करो, हर सब्जेक्ट को। इजी सेक्शंस कहां से हैं, कौन से हैं, उसको कैप्चर करो, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसको कैप्चर करो। उसके बाद देखा जाएगा, टाइम बचेगा तो फिर बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को देखेंगे। अब करंट अफेयर्स का सबसे बड़ी दिक्कत है ना, करंट अफेयर्स को वो देखो हर एग्जाम का अलग है, हर एग्जाम का अपना करंट अफेयर्स का इलाका अलग है, अलग तरीके से है। वो हर एग्जाम का अलग का है, बट जनरली अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, सिचुएशंस बदल रही हैं, वो थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड उसी का कर रहे हैं जो थोड़ा काम लायक हो। चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आईटी एंड कंप्यूटर्स। देखो एक चीज है कि आने वाली दुनिया में 3 ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को बदल के रखेंगी और ये हम अपनी आंखों के सामने दुनिया को बदलते हुए देखेंगे। एक आपकी है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को हमने बेसिक्स थोड़ा जितने जरूरत की चीजें थी वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा जो फील्ड है आपका वो है क्वांटम कंप्यूटिंग का। आज के डेट में क्वांटम कंप्यूटर्स की बात हो रही है क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर्स हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं, बट अब जब क्वांटम कंप्यूटर्स का टाइम आएगा तो फिर आप देखोगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होगा दैट इज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आने वाले चीजों में, आने वाले टाइम में ये 3 में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं मेजर वाले, इसको आप जरूर नोट करते चलें, इस पे कम से कम नजर बनाए रखें। आप नोट ना भी करें तो कम से कम नजर बनाए रखें। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बी और क्वांटम कंप्यूटिंग दैट इज द सी। ठीक है, कंप्यूटिंग है तो चलो, तो ए बी सी ये 3 जो हैं ये दुनिया को बदल के रखने वाले हैं आने वाले टाइम में, और इनकी काफी और हर जगह इस पे फोकस, चाहे कोई भी एग्जाम लेके जाओ, दे कैंट इग्नोर दिस थिंग्स। ठीक, अब धीरे धीरे वो जनरल साइंस वाले क्वेश्चन बहुत कम हो रहे हैं, अब क्वेश्चंस का जो दायरा है वो इनके तरफ ज्यादा झुक रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप मटेरियल साइंस वगैरह भी कर सकते हो, बट वो कहीं ना कहीं इसी का इम्पैक्ट आपको दिखेगा, इन्हीं का इम्पैक्ट दिखेगा। अभी रुको, तो अभी फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे उसके तरफ से। ठीक है, क्या नहीं इंडिया फर्स्ट है। ठीक है, आईटी एंड कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। देखो अब यहाँ पे मैं आपको आईटी कंप्यूटर्स के बहुत बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं वही चीजें बताऊंगा जो मेजर कहानी का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि अब अगर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग और ये सब आपसे जनरल एग्जाम्स में नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा जहां पे कंप्यूटर का स्पेसिफिक सेक्शन। ठीक है, और वो फिर आपको फिर उसको अलग से डील करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि भाई आईटी एंड कंप्यूटर जब हम बोलते हैं तो है क्या, सिंपल सा बात, कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर क्या कहोगे, दिस इज सिंपली अ मशीन। एक डिजिटल मशीन है जो आप देख रहे हो, मशीन ही है, और ये क्या कर सकता है, इसकी खासियत है कि इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोग्राम करने का मतलब इसको बताया जा सकता है कि आपको ऑपरेशन किस तरीके से करने का है, ये इसको फीड कर दिया जाएगा। एक बार आपने उसको कह दिया कि ऐसा ही करना है, वो उसमें गलती नहीं करेगा, वो कंटिन्यूअसली उस तरीके से काम करता रहेगा। आपने बोल दिया मैं नंबर डालूंगा, प्लस का साइन देखना तो ऐड कर देना, मल्टीप्लिकेशन का साइन देखना तो मल्टीप्लाई करके नंबर दे देना, डिवीजन देखना डिवाइड कर देना। आपने उसको सिखा दिया एंड इट विल गो ऑन डूइंग दिस थिंग। ठीक है, एंड चीज
परफॉर्म हो सकता है टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर्स की तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये क्या फोकस करते हैं, दे फोकस ऑन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये आपको किया कि यहाँ पे जो आपको फॉलो होता है, जो अरिथमेटिक या लॉजिक, अरिथमेटिक मतलब सिंपली जो आप प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीजें कहते हो। लॉजिकल होता है, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, गेट्स वगैरह यूज होते हैं कि ठीक है कि अगर कहीं पे मान लो 0 + 0 क्या होगा, ठीक है, तो ये अगर प्लस लगा हुआ है तो इट विल बी लाइक 0, 0 + 1 होगा। तो जो हम लोग बात करते हैं ना कि और है, एंड है, ये गेट्स आपने पढ़े होंगे थोड़े बहुत फिजिक्स में, ठीक है। तो और गेट होता है, एंड गेट है, जोर गेट है, बहुत सारे गेट्स हैं। तो ये उनके उनके बेसिस पे थ्रू उन्हीं गेट्स की मदद से ही अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कर पाता है। तो एक्चुअल में कंप्यूटर इस लॉजिक को फॉलो करता है, लॉजिकल गेट्स को फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो लॉजिकल गेट्स, ये लॉजिकल गेट्स को फॉलो करता है और उसके बेसिस पे, उसी के मदद से ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस को क्या करता है, ये अंजाम दे पाता है, ठीक है। तो दैट्स द बेसिक आइडिया कि लॉजिकल एंड अरिथमेटिक कैलकुलेशंस किया जा सकता है इसके थ्रू। ये एक ऐसी मशीन है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है सो दैट इट कैन परफॉर्म आपको अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यूजिंग आपको लॉजिक गेट्स। बेसिक कंप्यूटर की जो आपका आइडिया है वो लॉजिक गेट्स ही है। उसके बाद की कहानियां बाद में आपने इसका स्पीड इंप्रूव करने के लिए क्या किया, मेमोरी इंप्रूव करने के लिए क्या किया, वो सारी चीजें आप बाद में आ गई। तो ये बेसिक, एक बेसिक कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन आपसे कही जाए तो दैट्स द बेसिक आइडिया। गेट्स को जरूर ध्यान रखें, कहीं सिंपल एग्जाम में पूछे भाई लॉजिकल गेट्स क्या है, ठीक है। तो लॉजिकल गेट्स एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस करने के लिए दिए होते हैं। लॉजिकल गेट्स आर लाइक अ स्विच, कुछ नहीं है, स्विच है, ठीक है। तो लॉजिकल गेट्स जस्ट आपका स्विच की तरीके से काम करते हैं। अब मान लो जैसे कि एक और लॉजिक गेट होता है, दूसरा एंड लॉजिक गेट है। अब एंड लॉजिक गेट का ऑपरेशन कैसे काम करता है, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि अगर आपने इसको बोल दिया कि 0 एंड 0 इस लॉजिक गेट है, इस तरीके से लॉजिक गेट्स आपको बनाए जाते हैं, डिजाइन इनका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपने एक पॉइंट पे 0 दिया, दूसरे पॉइंट पे 0 दिया, तो ये आपको आउटपुट के रूप में 0 दे देगा, ठीक है। आपने 0 एंड 1 दे दिया तो ये आपको आउटपुट के रूप में 0 दे देगा, ठीक है। आपने 1 एंड 0 दिया तो फिर से ये आपको 0 दे देगा। आपने 1 एंड 1 दे दिया तो ये आपको 1 दे देगा। तो सिंपल सा इस तरीके से ऑपरेशन होगा। अब यहाँ पे आपने 0 एंड 1 का मतलब है किसमें करंट दे रहे हो, नहीं दे रहे, उसके बेसिस पे आपको आउटपुट के रूप में कुछ करंट देगा। इसी तरीके से और गेट हुआ, तो और गेट का आपका ऑपरेशन जो है तो 1 और 1, ये जैसे ही बात हो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। 0 और 0 दिस विल बी 0, 0 और 1 दिस विल बी 1, 1 और 0 तो फिर ये आपका 1 आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग लॉजिक गेट्स होते हैं। ये मैंने आपको बहुत बेसिक 2 लॉजिक गेट्स बताए, और एंड एंड का, और का एंड का। इसके अलावा जोर है, नॉर है, बहुत सारे हैं, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट, बट बेसिक जो है इस तरीके से। अब देखो ये लॉजिक गेट्स अगर ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं क्या, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिखेगा मल्टीप्लीकेशन की तरफ। तो लॉजिकल गेट्स का यूज करके कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे कैन परफॉर्म। इन लॉजिकल गेट्स को अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट करा जा सकता है, एक लॉजिक गेट को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसके मदद से फिर आपको क्या किया जा सकता है, ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। दैट्स द बेसिक आइडिया, एक सिंपल कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब हम जब बोलते हैं टर्म आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब हम सिंपल की बात करते हैं कि आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम किसके साथ बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप सिंपल सी बात रखो कि आप कंप्यूटर्स का यूज करके इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहे हैं। कंप्यूटर्स का यूज करके इंफॉर्मेशन को हैंडल करना इज सिंपली द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन को हैंडल करने का मतलब क्या है, या तो आप इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हो, या तो आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो, आप एनालाइज वगैरह कर रहे हो, यू आर स्टोरिंग इट, आप इसको रिट्रीव कर रहे हो, कहीं पे स्टोर किया हुआ है, आप उसको लेके आ रहे हो, और एक्सचेंज यानी कम्युनिकेट करोगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करोगे। ऑल दिस थिंग्स कम अंडर व्हाट, दिस कम्स अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बेसिस है वो क्या है, वो सिंपली कंप्यूटर है। इंफॉर्मेशन हम ऐसे भी एक्सचेंज करते हैं, कबूतर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस जमाने के लिए वही हुआ करती थी। आज जब हम आईटी की बात करते हैं, दीज आर सिंपली आपके कंप्यूटर स्पेस, जो भी चाहे आपका डिजिटल स्पेस में आप बात करो, डिजिटल स्पेस को भी आपको इंटरैक्ट करने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर आईटी। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको सिंपली यहां से क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं कि जो कीवर्ड्स चल रहे हैं, बज़वर्ड्स चल रहे हैं, क्वेश्चंस वहां से उठाए गए। इनके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंजीनियर्स का काम है।
वी डोंट नीड टू गो इनटू। जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत डिटेल में नहीं जाके देखे, हम सिंपल की क्या क्या चीजें चल रही हैं हमने उसको समझा, वहीं से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। यहां भी आपकी कहानी कुछ वैसे ही चली। यहां पे जैसे जैसे टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं, आज के डेट में चल रहा है ना चैट जीपीटी। अब जीपीटी क्या है, कुछ है ना, मतलब कुछ है, वो कैसे काम करता है, एक बेसिक आइडिया आपके उसके पास होना चाहिए। ठीक है, आज के डेट में हम बात करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, इसके पीछे कुछ बेसिक आइडिया होगा वो कैसे काम करता है। हम बात करें सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो इसी तरीके से ये बेसिक आइडियाज जो हैं, बेसिक कीवर्ड्स जो है, ये आपको जानने होंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग है तो मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये बेसिक आइडियाज, इसमें बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में नहीं, क्योंकि कंप्यूटर इस पूरा, अगर कंप्यूटर को देखोगे तो ये पूरा का पूरा दो ही चीजों पे बना है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। ठीक है, मेजर कंप्यूटर जो है वो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, बाकी जो है थोड़ा बहुत आपका फिजिक्स पर जाता है। तो डेप्थ में अपने को जाएंगे नहीं, अपने सिंपल सी चीजें देखेंगे कि बजवर्ड्स जो चल रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये आपको बता क्या है, या इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है। ठीक है, बेसिक आइडिया अपने को, इसीलिए अपने तैयारी को बहुत ही सीमित करके चलिए कि कहां से अपने को पढ़ना है। अगर एक बेसिक कंप्यूटर की मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये डायग्राम कंप्यूटर का, ये है क्या बेसिक आर्किटेक्चर। ये सबको आप एक साथ लेके चले जाओ। इनपुट डिवाइस में क्या है कि वो चीजें जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कुछ डेटा दे रहे हो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, दैट इज ऑल, दोज आर ऑल द इनपुट डिवाइस। सारे के सारे, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक जो लगाना है लगाओ इसमें। ठीक है, जैसे ही आपने कुछ भी कनेक्ट किया कंप्यूटर के साथ, ठीक है, ताकि उसके थ्रू आप उसको कुछ कमांड दे सको, उसको कुछ बता सको करने के लिए, ऑल दीज आर इनपुट डिवाइस। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस, आपने कुछ कहा कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने कुछ काम करके आपको बताया, जिस आइडिया के थ्रू या जिस चैनल के थ्रू वो सारी चीजें बताई, वो सारे के सारे आपको क्या हो गए, वो आउटपुट डिवाइस। सिंपल सी आइडिया है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, वो सारे क्या हो गए। जैसे अब यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है, तो दिस कैमरा इज व्हाट, दिस इज अ इनपुट डिवाइस। दिस कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस, इसके थ्रू डेटा ले रहा है। ठीक है, जिस स्क्रीन पे आप कोई देख रहा होगा, दैट इज एन आउटपुट डिवाइस। ये जो है माइक्रोफोन लगा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ इनपुट डिवाइस, ये इनपुट ले रहा है कहीं से। जो आपका स्पीकर लगा हुआ है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ। तो सिंपल सा आइडिया है कि आप कहां से डेटा उठा रहे हो, तो दैट इज द इनपुट डिवाइस। कहां पे आप प्रोजेक्ट करो, किस माध्यम से आप उसको बता रहे हो, दैट इज द। और इसके बीच में ये बहुत सारी प्रोसेसिंग चलती है। अब आप जिसको कहते हो कि ये प्रोसेसिंग क्या चल रहा है, इसमें मेजरली दो चीजें हैं। एक तो है आपका सीपीयू, जो डेटा को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। जो आपने कहा है, जो करा है, उसको करने के लिए उसको कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, वो आपका करेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पे फिर आपको साथ में जो डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए आपने मेमोरी भी लगा रहा है। आप मेमोरी को हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस कैन वर्क। ठीक है, अब इसके बाद सीपीयू के अंदर में दो यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट का बेसिक काम यही है कि ये जो सारा कुछ आपने डाला हुआ है, इसको आखिर मैनेज करने के लिए तो कुछ चाहिए होगा, कहां पे कितना करंट जाएगा, कहां पे क्या चीजें होंगी, वो सब काम करने का जो बेसिक काम है, दैट इज डन बाय दिस कंट्रोल यूनिट। और ALU इज द मेन वर्किंग यूनिट, जो आपके ऑपरेशंस करके देगा, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको करने हैं वो आपको देगा। देखो सिंपल सी बात क्या है कि आपका कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ कैसे था। कंप्यूटर का इनिशियल जो डेवलपमेंट हुआ था, दैट इज फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। सबका सबसे पहले बेसिक जो आइडिया हुआ करता था वो यही था कि कैलकुलेशंस कैसे हम फास्ट कर सके, तेज कर सके। इसके बाद स्टॉक मार्केट्स का टाइम आया, स्टॉक मार्केट्स में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, वहां पे उन्होंने फिर और उनको लगा कि भाई और हमारे पास कुछ मशीनें चाहिए जो और तेजी से काम कर सके, और वहां से कंप्यूटर का डेवलपमेंट आपको काफी तेजी से बढ़ा। तो इनिशियल जो आपका एबाकस वगैरह जो इन्होंने बनाया था, दो यार सिंपली उन्होंने आपका गियर्स वगैरह, वो आपका मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे, वो डिजिटल भी नहीं था, वो मैकेनिकल कंप्यूटर थे। ठीक है, तो गियर्स वगैरह वो रहते थे और उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन वगैरह करते थे। तो अब वो चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब वहां पर अब किसी को परेशान करने के लिए कोई सवाल उठाना हो तो उठा ले, अदरवाइज अबाकस और ये बस नाम पता है तो इनफ है। डिजिटल कंप्यूटर्स का जमाना आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आना शुरू हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम वो पीरियड था जहां पे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, चीजें और थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हो गई। और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ना, ये एक ऐसा पीरियड है, अगेन आई एम सेइंग, जहां पे आप देखोगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत हुआ है।
तो कभी कोई कह दे कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में जो भी टाइम है इसके कुछ पॉजिटिव बताओ, तो आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में क्या पॉजिटिव निकाल के लेके आओगे? ठीक है, लेकिन हाँ पॉजिटिव हुआ, डेवलपमेंट हर फील्ड में, सभी फील्ड्स में, नॉट ओनली वेपन के, सबको दिखाना था कि हम आगे हैं आपसे, आगे हैं, अपनी डिफेंसेस को मजबूत करनी है, अपने पावर को मजबूत करना है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हर फील्ड में हुआ है, हर फील्ड में, एवरी फील्ड। आप साइंस की बात कर लो, आप ज्योग्राफी की बात करो, आप केमिस्ट्री की बात करो, सारे फील्ड्स में डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ उसके बाद ये भी आप कह सकते हो कि चलो यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं बन गई आपको, उसके बाद कम से कम युद्ध नहीं हुआ, दुनिया ने सीखा कि युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है, तो ये सब आप लिख सकते हो। हाँ, तो कुछ बेटर बातें आप लिख सकते हो। तो ये आप बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर आप सिंपली याद रखना, और यहाँ पे आपकी ये कहानी हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सुपर कंप्यूटर्स। अब देखो धीरे धीरे आज के डेट में, जैसे पहले समय था, आज के डेट में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, पहले जो है आज से 90s में क्या, उससे थोड़ा सा और पहले चले जाओ, 1900s की बात करो, तो जो इंफॉर्मेशन के डबल होने की रेट थी वो बहुत स्लो थी। ठीक है, यानी आज सपोज करो पूरी दुनिया को मिला के इंफॉर्मेशन कुछ है 100 पेजेस का इंफॉर्मेशन है, तो इसको डबल होने में करीब करीब आप मान के चलो कि पहले और पुराने टाइम में चले जाओ तो 200 साल लगते थे इंफॉर्मेशन को डबल होने में। 1990 आते आते ये टाइम घट के 2 साल हो गया। ठीक है, आज के डेट में इंफॉर्मेशन जो है ये आपका जस्ट विद इन अ मंथ आपका डबल हो जाता है। तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, हर फील्ड में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है। अब जो आपके कंप्यूटर्स थे उनकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड आज के हिसाब से, क्योंकि अब उनसे बेहतर मशीनें बनने लगी तो वो कंप्यूटर भी क्या होने लगा, लिमिटेड लगने लगा। ये कुछ लिमिटेड, जैसे जिस तरह के ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है ना, मैं आपसे पूछूं कि भाई 10 × 9 कितना होगा, बता दोगे? ठीक है, मैं आपसे पूछूं 20 × 20 कितना होगा, 20 × 20 बता दोगे ना? मैं आपसे पूछी 5324 × 1319 कर लोगे? बट इट विल टेक टाइम, लगेगा ना, सेम काम है। अब जो कंप्यूटर्स हैं आपको, इनकी लिमिट पहुंच गई, लिमिट इसलिए पहुंच गई कुछ कैलकुलेशंस को करने में इनको भी टाइम लगने लगा। अब हमारे पास क्योंकि डेटा बढ़ रहा था, आपको अब दुनिया में आजकल हर चीज हर किसी को फास्ट चाहिए, तो फिर आपने क्या कहा, वी नीड समथिंग मोर पावरफुल, और उस पावरफुल को, तो मैन को आपने सुपरमैन बना दिया। ठीक है, तो कंप्यूटर को आपने सुपर कंप्यूटर बनाया। अब ये सुपर कंप्यूटर्स करते क्या है, जैसे देखो इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ काम करने के लिए, कैसे ये काम करेंगे। जैसे आज के डेट में आप देखोगे आपके पास तुरंत डेटा आता है कि अगले आधे घंटे में बारिश होने वाली है और सब कुछ होने वाला है, राइट? लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इंडिया के मॉनसून को पता लगाना करना कितना मुश्किल काम है। इवन पढ़ना, जैसे आप बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो करीब करीब 15-16 पैरामीटर्स काम करते हैं आपको ज्योग्राफी और आपको मॉनसून को समझने के लिए। अब आपको हमने पढ़ने के लिए समझ लिया, लेकिन आपको जब उसको छोटे स्केल पे समझना होगा कि अच्छा मॉनसून कैसे होगा, क्या काम करेगा, कैसे होगा, तो आपको यू नीड एक्चुअल डेटा। अब एक तो आप 15-16 पैरामीटर लेके आ रहे हो, उसके बाद आप करीब करीब 500-700 आपके पास ग्राउंड स्टेशन है, उनसे आप डेटा कलेक्ट करोगे, अच्छा टेम्परेचर कितना चल रहा है, यहाँ पे मॉइस्चर क्या है, क्या विंड स्पीड किधर चल रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करोगे, और सब कुछ कैलकुलेट करके आप एक बेसिक कंप्यूटर को दो कि भाई बताओ क्या कंडीशन है, तो ये वो खोया रह जाएगा, वो डेटा में खोया रह जाएगा। यानी आपको उतना पावरफुल चाहिए कि एक साथ इतना सारा डेटा वो ले भी सके और इतने सारे डेटा को वो क्या कर सके, हैंडल कर सके। एंड देयरफॉर आपको नीड आ गई इन सुपर कंप्यूटर्स। और ये सुपर कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट आपको 1980s के दौर से स्टार्ट हो चुका था दुनिया में। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात इसका है क्या, तो दीज आर द कंप्यूटर विद हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। और कुछ नहीं, इसमें और कुछ खास नहीं है, परफॉर्मेंस लेवल इसके हाई, इसकी स्पीड हाई है, ये डेटा ज्यादा हैंडल कर सकता है, दैट्स द बेसिक आइडिया। ठीक है, इसके अलावा अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक टर्म यूज होती है सुपर कंप्यूटर्स के लिए, दैट इज द पैरेलल प्रोसेसिंग। इनके लिए एक टर्म यूज होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप मल्टीप्लाई करके बताओ कि 1317 एंड 5497 कितना होगा। एक बेसिक तरीका इसका ये हो सकता है इस मल्टीप्लिकेशन को करने का कि आपने जो सीखा है आप बेसिकली उस तरीके से जाओ, एक एक करके निकाल के लाओ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक काम करूं मैं किसी को बोल दूं कि भाई आप 1317
इंटू 7 कर लो, कोई एक आदमी इसको कैलकुलेट करो। दूसरा 1317 इंटू 9 कैलकुलेट कर लो। कोई तीसरा आदमी जो है वो 1317 इंटू 4 कैलकुलेट करो। और चौथा 1317 इंटू 5 कैलकुलेट करो। ये काम मैंने 4 लोगों को बांट दिया। करेंगे तो हम इसी को अभी, रादर देन कि एक कंप्यूटर पूरा का पूरा आखिर इन्हीं स्टेप्स को करता, बट मैंने काम को 4 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग दिया, तो चारों रिजल्ट जल्दी लेके आएंगे। और रिजल्ट जल्दी लेके जब आएंगे, आई विल सिंपली ऐड, आई विल गेट कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे चीजें क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएंगी। मैंने किया क्या, मैंने पैरेलली इन सारे कैलकुलेशंस को एक साथ किया। दैट इज व्हाट नोन बाय द मीनिंग ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। आपको बहुत सारा डेटा चल रहा है, बहुत सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आपने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके उसको अलग अलग कंपार्टमेंट्स को दे दिया कि भाई तुम इसका पता लगा कर ले आओ, एंड देन यू असेंबल। और इसके लिए फिर आपको एल्गोरिदम चाहिए होगा कि आप कैसे उसको ब्रेक डाउन करोगे, क्योंकि आप रैंडमली किसी के साथ ब्रेक डाउन कहीं से नहीं कर सकते। तो आप डेटा को कैसे ब्रेक करोगे, कैसे असेंबल करोगे, वो फिर बात की कहानी है। बट यहाँ पे प्रोसेसिंग यही हो रही है। आज के डेट में आप टर्म सुनते होंगे कि भाई डुअल कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसका मतलब क्या है, डुअल कोर प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसिंग एक साथ 2 प्रोसेसर वहां पे काम कर सकते हैं, वहां पे 2 पैरेलल प्रोसेसर आपको काम कर, ठीक है। क्वाड कोर प्रोसेसर है मतलब वहां पे 4 प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। ऑक्टा कोर है तो 8 कोर काम करते हैं। तो आप नॉर्मली कंप्यूटर्स के लिए यही टर्म सुनोगे। अब यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, दे गो इनटू 1000 कोर्स या उससे भी ज्यादा होंगे, ठीक है। और वो कोर, उनका जो कोर होगा वो हम जो बेस्ट कंप्यूटर्स हम मार्केट में जानते होंगे उससे बेहतर होगा, एक सिंगल कोर उनका, ठीक है। एंड देन दोस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर्स वहां पे असेंबल किए गए हैं, तो वो है आपका सुपर कंप्यूटर। तो नाउ आप समझ सकते हो कि आपके पास मार्केट में जो सबसे पावरफुल फोन है, सबसे पावरफुल लैपटॉप मार्केट में जो नॉर्मली मिल रहा है, उससे कम से कम 2000 गुना 3000 गुना ज्यादा पावरफुल, मतलब उससे ज्यादा स्पीड से ये काम कर पाएगा। सो दैट्स द सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पे एक चीज आपको मेजर किया जाता है, सो दे वर्क ऑन द पैरेलल कंप्यूटिंग और पैरेललिज्म, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि इनके, आप जब भी सुपर कंप्यूटर की बात करोगे तो बात आती है इनके एक मेजरमेंट लिखा होता है। तो सुपर कंप्यूटर की कितनी स्पीड है उसको मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में। ये जो फ्लॉप्स होता है इसका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये आपको मेजर करता है, इसी के थ्रू आपका स्पीड मेजर किया जाता है किसी भी कंप्यूटर का या सुपर कंप्यूटर का। फ्लॉप्स जनरली सुपर कंप्यूटर के लिए यूज होता है। MIPS जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है। अब फ्लॉप्स जो है ये जितना ज्यादा होगा उतना उस कंप्यूटर की स्पीड है। फ्लॉप का सिंपल सा मतलब है पर सेकेंड ये कितने कैलकुलेशंस कर सकता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस होते हैं वही लॉजिक गेट वाले ऑपरेशंस होते हैं, बट सिंपली कि कितने नंबर ऑफ कैलकुलेशंस ये एक सेकंड में कर पा रहा है, तो जिसका जितना फ्लॉप्स ज्यादा उसकी उतनी पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दैट्स द सिंपल आइडिया जो आपको फ्लॉप्स में काम करता है, ठीक है। डन, इतना सिंपल समझ में आया? नहीं है? चलो, इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक सिंपल की आप देखो यहाँ पे कितने कोर्स कनेक्टेड हैं, और इसको और आप थोड़ा बड़ा कर लो तो यू विल फाइंड कि नंबर ऑफ कोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका बहुत सारे रैम लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे जीपीयू लगे हुए हैं, बहुत, मतलब सिंपली समझो कि बहुत सारे सीपीयू और बहुत सारे जीपीयू लगे हुए हैं, और तब जाके आपका सुपर कंप्यूटर बनता है। और उनको फिर अरेंजमेंट, अब आप जो ये एक ब्लॉक देख रहे हो ना, इस ब्लॉक में कुछ नहीं है, ये ब्लॉक केवल रैम से भरे हुए हैं, अलग अलग प्रोसेसर लगे हुए, और फिर इनको आपने कनेक्ट किया अलग अलग तरीके से, अलग अलग यूनिट से। तो कभी भी सुपर कंप्यूटर जो होगा वो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। आप, हाँ जी, ऑब्वियसली बिल्डिंग टाइप, इतने बड़े तो अभी खैर नहीं बने हैं, उनके पास हैं, अमेरिका के पास। हाँ 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 हाँ, उन्होंने बनाया, फ्लोर वाला तो बना ही लिया, ठीक है, ठीक है। चलो, अब आते हैं थोड़ा सा फ्लॉप्स को, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्पीड थोड़ा सा फ्लॉप्स को देख लो, ठीक है। सो सिंपल फ्लॉप्स को याद रखना, दिस इज अ कॉमन बेंचमार्क फॉर मेजरमेंट फॉर रेटिंग स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। तो एक्चुअल स्पीड आपकी कौन डिसाइड करेगा? आपका प्रोसेसर डिसाइड करेगा, इंफॉर्मेशन को वो कितना जल्दी प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे हैं मेगा फ्लॉप्स की, 1 मेगा फ्लॉप्स मींस 1 मिलियन फ्लॉप्स, तो मिलियन का मतलब 10 लाख, या आप क्लियर रखना। जब आप गीगा फ्लॉप्स बोल रहे हो, दिस इज 1 बिलियन फ्लॉप्स। यहाँ पे टेरा फ्लॉप्स बोलोगे तो टेरा से ट्रिलियन याद रखना, टेरा एंड ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स आप उसको बोल रहे हो,
देन आपका आ गया पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स जब आप बोल रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट 1000 टेराफ्लॉप्स। और यहां से फिर अभी के डेट में एक्साफ्लॉप्स आ गया है। हाँ जी, 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स हो गया इन पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, एक्साफ्लॉप्स जब आप बोल रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट 1000 पेटाफ्लॉप्स। अब कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया आपको सिंपली क्यों याद रखना है, ये याद इसलिए रख लो क्योंकि आपको एक स्पीड का आइडिया हो जाएगा कि किसकी स्पीड कितनी है। तो मेनली आज के डेट में जो कंप्यूटर्स हैं आपको सुपर कंप्यूटर्स, दे आर वर्किंग इन पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, एक कंप्यूटर है जो कि एक्साफ्लॉप्स के लिमिट को क्रॉस किया है उसने। ठीक है, तो टेराफ्लॉप, पेटाफ्लॉप, एक्साफ्लॉप इतना भी याद रख लो चलेगा, क्योंकि इससे नीचे आज के सुपर कंप्यूटर्स नहीं है कोई भी। मिलियन में तो हमारे ही वाले काम करते हैं। तो ठीक है, तो हमारे वाले जो है वो गीगा फ्लॉप्स के हो जाते हैं जनरली, जो हम नॉर्मल लैपटॉप यूज करते हैं, मैंने अच्छे वाले थोड़े हो गए। तो सुपर कंप्यूटर्स जो है वो आपको दे विल गो इनटू पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, सो रिसेंट में जितने आज के डेट में कंप्यूटर्स आपको दिखेंगे पेटाफ्लॉप्स के रेंज में दिखेंगे, एक्साफ्लॉप्स इन्हीं की कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के डेट में बात करते हैं कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन से हैं। देखो ये नंबर चेंज होते रहते हैं, हर 6 महीने पे नई रैंकिंग आएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो अगर कभी न्यूज में आए तो देख लेना। आज के डेट में ये करंट का आपका डेवलपमेंट है। ठीक है, तो नहीं जनरली बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। कौन सा देश का ये ठीक है, जैसे हाँ वही आपका फ्रंटियर है, दिस इज सिंपली याद रखना यूएसए की है, और इसकी जो स्पीड है ऑलमोस्ट 1.2 एक्स्ट्रा फ्लॉप पहुंच गई है। ठीक है, ये आपका 1.2 एक्स्ट्रा फ्लॉप में चल रहा है। इसके बाद जो है आपको आपको फुगाकू, तो ये आप 442 पेटाफ्लॉप्स, तो आप समझो कि इसके अभी स्पीड करीब करीब 3 गुना कम है। तो फुगाकू जापान, ये इसका रोल काफी रहा है फुगाकू का। आपका जो कोविड है ना, कोविड के टाइम में वायरस के सीक्वेंस को एनालाइज करने में कोविड का इसका फुगाकू सुपर कंप्यूटर का बहुत रोल था। तो शायद फुगाकू नहीं होता तो आपको कोविड के वैक्सीन बनने में और टाइम लगता। ठीक है, तो फुगाकू इसलिए लोगों का फेमस भी है, जापान का कंप्यूटर, और ये माउंट फूजी के नाम पे इसका नाम दिया गया है। ठीक है, जो वोल्केनो है वहां पे आपको, तो दैट्स उसके नाम पे फुगाकू नाम है। उसके बाद ये आपकी लूमी, लूमी अगेन 309 पेटाफ्लॉप्स आपको दिख रहा है। ये आपको फिनलैंड की सुपर कंप्यूटर है, या यूरोप का सुपर कंप्यूटर आपको यही दिखेगा। इसको आपको इस लूमी को क्वीन ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, क्वीन ऑफ द नॉर्थ सिंपली। हाँ, ये किस इंस्टीट्यूशन के में रखा हुआ है। ठीक है, जनरली उन्होंने बनाया वही रखते हैं, वो नहीं आपसे पूछेगा, मैंने मेंशन कर दिया, आप कंट्री भी याद रखना बाकी तो। इसके अलावा लियोनार्डो, ठीक है, बस ये डिकैप्रियो नहीं है। ठीक है, एंड देन आपका इटली, लियोनार्डो से इटली याद है, लियोनार्डो उसी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो आपको नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एंड देन समिट आपको अगेन यूएसए। आते 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 हैं, वो अभी आपको 50 के बाद 50 में एरावत आ जाएगी। परम सिद्धि और पीछे हो गई अभी। ठीक है, तो ये अच्छा, इसमें दो और अभी सुपर कंप्यूटर्स हैं। हाँ हाँ, तो पीछे देखना पड़ेगा, बराबर आपको चेक करते रहना पड़ता है। अच्छा, इसमें दो और सुपर कंप्यूटर्स का नाम आ रहा है, बट अभी ये 100% आए नहीं है। वो है ऑरोरा और दूसरा है ईगल। ठीक है, ऑरोरा जो होगा अगेन ये भी यूएसए का है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है ईगल। ये दो याद रखना आप,
क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कोई सरपास करेगा, इस रैंकिंग को हिलाएगा इधर उधर, तो ये दो होंगे, ठीक है, ऑरोरा एंड ईगल। कुछ जगह लोगों का मानना है कि आ चुके हैं, बट बहुत अभी ये मतलब 100% अपनी कैपेसिटी के साथ नहीं आए हैं, ठीक है, ऑनलाइन आ चुके हैं बट 100% अभी कैपेसिटी ये नहीं हुई है। आने वाले टाइम में ये हो सकता है चेंज करने आप। तो यूएसए को देखो कि कहाँ आपका चल रहा है, ठीक है? वैसे सुपर पावर क्यों है वो इसके पीछे कहानी है, ठीक है। तो मेजर नाम 3-4 कम से कम फ्रंटियर को जरूर याद रखना, क्योंकि नंबर 1 पे है तो भाई ऑब्वियसली, और उसके पास अभी पहुंचने में इनको टाइम लगेगा ऑब्वियसली ना। आप देखो कि स्पीड का डिफरेंस कितना है, 1.2 एक्सा फ्लॉप्स में वो 3 गुने स्पीड है, बाकी लोग अभी पेटा में घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से वो अभी आ गया और आने वाले कुछ सालों के लिए वो बना रहेगा। ओवरटेक करेगा तो हो सकता है चाइना करे आने वाले टाइम में, बट अभी भी चाइना भी बहुत पीछे है, अभी बहुत पीछे, ठीक है। उसका जो था तो कुछ दिन आया था, बट ये रहेगी कहानी। तो सिंपल सी, इसको आप ध्यान। अब बात करते हैं कुछ भारत के सुपर कंप्यूटर्स की, ठीक है। तो अब इनको आप देख रहे हैं तो कुछ इसी तरीके का सुपर कंप्यूटर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, वो डेस्कटॉप नहीं एक जगह पे होगा। बाकी जो मेजर पावर है दैट इज अ प्रोसेसिंग पावर। तो मेजर जो आपको पावर दिख रहे हैं वो प्रोसेसिंग पावर वाली कहानी है। तो ये है परम सिद्धि। भारत में सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट की कहानी जो है आपको शुरू हुई 1988 में, ठीक है। 1980s का दौर था, भारत को चाहिए था सुपर कंप्यूटर, इसलिए चाहिए था क्योंकि उसी टाइम में आया भी था, वर्ल्ड ने भी देखा, तो भारत को चाहिए था कि अपने को मिले तो हम भी थोड़ा आपका एटमॉस्फेरिक रिसर्च वगैरह करें। तो भारत जो है अमेरिका से लेने गया कि भाई दे दो कुछ थोड़ा। अमेरिका ने कहा कि तुम पे हमको कोई भरोसा नहीं है, हम तुमको सुपर कंप्यूटर दे दे, वेदर मॉनिटरिंग करने के नाम पे तुम वेपन डेवलपमेंट करने लगो, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स का यूज बहुत फील्ड में किया था, विल कम ऑन टू इट। बट कहीं पे भी फास्ट प्रोसेसिंग, बहुत जल्दी डेटा एनालाइज करने की बात हो तो सुपर कंप्यूटर्स आपका रोल प्ले कर सकते हैं। अमेरिका ने कहा कि तुम वेपन डेवलपमेंट के लिए यूज कर लोगे तो फिर हम तुमको देंगे नहीं। तब टारगेट हुआ कि भाई हम अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाते हैं और आपकी स्थापना करेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को काम दिया गया। उसी समय में आपकी स्थापना हुई सीडैक के भी, जो आपका सीडैक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो यही 87-88 के आसपास इसकी स्थापना है, उसी 88 की है, ठीक है। उसी समय इसकी स्थापना हुई और फिर इसके साथ बार्क हो गया और भी एजेंसीज थी, उनको कहा गया कि भाई आप लोग सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने का प्रयास कीजिए। और फाइनली आपका 1990s में 91 में आपका पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ जिसका नाम था परम 8000, ठीक है। विल कम ऑन टू इट। बट उसके बाद आपका परम का सीरीज है, ठीक है। तो परम आप देख रहे हो तो आप बहुत सारे देखोगे, परम, परम सिद्धि, परम शिवाय, परम ब्रह्म, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो परम इज अ आर्किटेक्चर, ये एक सीरीज है और उस सीरीज के बेसिस पे बहुत सारी आपको सुपर कंप्यूटर्स बनी हुई हैं। आपका जो है परम सिद्धि एआई, ये इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में से माना जाता है इसको। ये भी अगर आपको चेंज होते रहेगा, डोंट नीड टू वेरी गो इनटू डिटेल। अगर कुछ आ जाए कि हाँ कुछ नया बन गया तब, अदरवाइज परम सिद्धि एआई को मान के चलो दिस इज द फास्टेस्ट वन, ठीक है। डेवलपमेंट इसका ईयर 2020, स्पीड आप देख सकते हो। नाउ यू कैन कंपेयर विद द वर्ल्ड बेंचमार्क्स जो आपके टॉप सुपर कंप्यूटर्स हैं और आप कहाँ पे हो अभी। सो ऑब्वियसली लोकेशन इसकी कहाँ रखी गई है, सीडेक पुणे, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू नो। तो बस आपका नाम, ईयर ना, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इसका एक आइडिया रखो स्पीड का, एग्जैक्ट स्पीड आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है, दैट्स इट। तो नाम क्या है और ये, तो दिस इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। सिमिलरली एरावत जो है, एरावत भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में है, इसके स्पीड भी जो है ऑलमोस्ट इसी रेंज में है और इसका भी लोकेशन सीडेक पुणे ही है। तो ये दो एक साथ आप रख लो, परम सिद्धि एआई और एरावत। परम सिद्धि एआई की खासियत यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उसको स्पेसिफिकली बनाया ही गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। दैट्स द बेसिक आइडिया, इसलिए इसके नाम में एआई आपको लगा हुआ है, बाकी तो सिद्धि है ही, ठीक है। सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये रखेंगे आपका। डन। तो सिंपली इनका आप लिखते चलो, कुछ कुछ मेजर वाले हैं। दूसरा जो है आपका प्रत्युष, प्रत्युष की भी बार बार चर्चा आपको दिखते रहती है। प्रत्युष की स्पीड चेंज होते रहता है, बट एक रेंज आप सिंपली 5 to 6 के पेटाफ्लॉप्स के आसपास आप इसको रखो। अगेन इसकी लोकेशन भी आपको पुणे में ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ठीक है। तो प्रत्युष, तो सिद्धि हो गया, एरावत हो गया, प्रत्युष हो गया। इसके अलावा मिहिर,
सो प्रत्युष का यूज करके हम आज के डेट में वेदर वाला जो काम है, वेदर मॉडलिंग, वेदर फोरकास्टिंग वाला काम के लिए आपको प्रत्युष यूज किया जा रहा है। तो कभी आप ज्योग्राफी में आंसर लिखो तो आप मेंशन कर सकते हो प्रत्युष को, ठीक है, कि कैसे आपकी जो मॉनिटरिंग है वो थोड़ी आसान हो गई है प्रत्युष की मदद से। ठीक है, इसके बाद आपका मिहिर, ठीक है अगेन, बट मिहिर की स्पीड थोड़ी बाकी के मुकाबले कम है, हाफ के अराउंड 3 पेटाफ्लॉप्स के आसपास। इसका भी जो आपका यूज है दैट इज लोकेशन नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है वेदर। तो आपका प्रत्युष है मिहिर, ये दो जो है आपका, इनका क्लाइमेटोलॉजी में काफी रोल आपको दिखेगा, भारत में क्या क्या मौसम होगा, कैसा होगा, उसमें इनका काफी आपको रोल दिख रहा है, प्रत्युषण मिहिर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप जरूर याद रखें क्योंकि ये घूम फिर के चर्चा में, तो परम सिद्धि को याद रखें, एरावत तो चलो आता जाता रहता है, बाकी प्रत्युषण मिहिर को, क्योंकि कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपको चले आते हैं चर्चा में, बाकी ठीक है। हाँ जी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, डन। इसके बाद आपको परम शक्ति, रिसेंट वाले लास्ट वाले ही करा रहा हूँ, ठीक है। परम शक्ति अगेन इसकी स्पीड 3.3 पेटाफ्लॉप के आसपास, आईआईटी खड़गपुर। अब जो है आपको परम वाले सीरीज दिखेंगे आईआईटीज में, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी गुवाहाटी, ऐसे करके वहां पर रिसर्च वगैरह के लिए इनका
अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, और उसका फीलिंग का तरीका कई तरीके से हो सकता है। ये एक है कि इस एक्सिस पे रोटेट करे, ऐसे घूमे, एक हो सकता है ये एक्सिस पे रोटेट करे, तो ये 0 और 1 का स्टेज है। लेकिन इसके अलावा ऐसे भी तो होकर रोटेट हो सकता है, ठीक है। इसके हो सकती है, इट बी लाइक दिस वन, इट बी लाइक दिस वन, इट बी लाइक दिस वन, यानी कि इसके रोटेशन का जो आइडिया, जो एंगल है, वो कई तरीके से रोटेट कर सकता है। तो जहां पे रोक दोगे वही उसका फॉर्म हो जाएगा। सुपर पोजिशन सिंपल सा मतलब है कि उस जो भी आप मेजर कर रहे हो उसके अंदर क्षमता है बहुत सारे फॉर्म्स लेने की, लेकिन जब तक आपने मेजर नहीं किया है तब तक आप बता नहीं सकोगे कि ये किस फॉर्म में है। जब आप मेजर करोगे देन ओनली यू विल नो ये किस फॉर्म में। इसी को आपको समझाया जाता है, स्क्रोडिंजर कैट इक्वेशन बहुत यूज किया जाता है, बार बार ये टर्म यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है सिंपली कि एक बिल्ली है और बिल्ली को एक डब्बे में डाल के रखा गया है, ठीक है, उसमें जहर है। वो जहर कुछ ऐसा है कि जैसे आप उस अलमीरा का आप खोलोगे ढक्कन तो वो जहर फैलेगा उसमें। तो वो कहता है कि ये बिल्ली जिंदा है कि मृत अवस्था में है, ये जब तक आप दरवाजा खोलोगे नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि दरवाजा खोलोगे क्या होगा उस कंडीशन में, देन ओनली यू कैन से कि ये बिल्ली जिंदा है कि मरी। तो ये आपको इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन, यानी बिल्ली जिंदा स्टेट में भी है, मरी हुई स्टेट में भी है, यानी प्रोबेबिलिटी का खेल है। ये हो सकता है 0 के स्टेट में हो, ये हो सकता है 1 के स्टेट में हो। इसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज है, 1 में होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0 में होने की कितनी प्रोबेबिलिटी। या कुछ ऐसे समझो कि एक चिकना बॉल है, एक जो है खुरदुरा बॉल है, दोनों बॉल्स हैं। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये चिकना, ये एकदम लेट सपोज ये एकदम अच्छे से इसकी साफ सफाई करी गई है, और ये थोड़ा सा खुरदरा बॉल 100%। इसको मैंने बोल दिया 0, इसको बोल दिया 1। अब एक बॉल उठाऊं जो इन दोनों के बीच में है, हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ना तो वो पूरी तरीके से चिकना है और ना तो पूरी तरीके से खुरदरा है, और मैं एक मशीन लेके आऊं और इस मशीन में से बोलूं इसके अंदर 2 ही होल्स हैं, एक में से जो है ये क्लीन बॉल पास करेगी, अगर वो अब इसको आप इसको ब्लू बोलोगे कि जो ब्लू को अलग कर लेती हो, ब्लू को एक बॉक्स में डालती हो, येलो को एक बॉक्स में डाल दी, और आपने उसमें भेजा है तो या तो ब्लू में या तो येलो में जाएगी ही जाएगी। अब इसके जाने की कैपेसिटी चांसेस क्या है कि भाई ये ब्लू में भी 50% इसके चांसेस है, जा सकता है, 50% चांसेस येलो में भी जाने के हो सकते हैं, या अलग अलग तरीके से प्रतिशत बदल सकता है वो, डिपेंडिंग ऑन की मशीन आपकी कितनी एफिशिएंट है, कैसे काम कर रही है। इसी आइडिया को कहा जाता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन इज नॉट मीन कि एक साथ वो बहुत फॉर्म में स्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, नो, इट मींस उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करने की,
वो केवल 0 और 1 के नहीं, वो 0 और 1 के बीच किसी भी नंबर में हो सकता है। जब हम मेजर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये 0 आया कि 1 आया, अदरवाइज यू कैंट बी श्योर कि ये 0 है कि 1। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ सुपरपोजिशन। दूसरा जो आइडिया है वो है इंटेंगलमेंट का। इंटेंगलमेंट का मतलब ये कहता है कि दो आपको जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से बने। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपका फोटोन है। फोटोन क्या होता है? दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। अब फोटोन को अगर ब्रेक डाउन करोगे, फोटोन को अगर तोड़ा जाएगा, यू विल फाइंड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। एक पार्टिकल है, दूसरा एंटी पार्टिकल है। या ऐसे समझो कि एक डब्बा था, उसी डब्बे में से मैंने ये चिकना बॉल भी निकाला, ये खुरदरा बॉल भी निकाला, ये एक साथ थे और इन दोनों की प्रॉपर्टी एक तरीके से लिंक्ड है। यानी कि अगर मैं सिंपल एक ब्लॉक था, इसको मैं ऐसे कट कर दूं तो इसका ये वाला एज कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, दोनों एक दूसरे से हमेशा लिंक रहेंगे ना। आप जान जाओगे ना कि अगर इसका ऐसा है तो इसका रिलेटेड वाला पार्टिकल कैसा होगा। सिंपल सा, एक ही ब्लॉक को मैंने बीच से काटा, यानी ये दो बॉक्स क्या हो गए, एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटेंगल्ड है। अगर आपको इस बॉक्स का शेप पता है, यू विल नो कि इसका दूसरे वाले दोस्त का शेप कैसा होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी कहानी होती है इंटेंगलमेंट। इनको कहीं भी लेके चले जाओ आप, क्या फर्क पड़ता है, शेप तो आप हमेशा मेजर कर लो। तो यही कहानी होगी। जैसे फोटोन है तो फोटोन टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन बनेगा, पॉजिट्रॉन बनेगा। अब क्योंकि दोनों एक ही जगह से आए हैं तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों एंटी पार्टिकल्स भी हैं। ये कुछ ऐसे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन प्लस में हुआ, +3 हुआ या +1/3 हुआ तो पॉजिट्रॉन को -1/3 होगा, क्योंकि ओवरऑल इनको होके 0 होना चाहिए। बेसिक आइडिया। तो अगर आपको पॉजिट्रॉन का साइन पता है कि ये क्या, इसके घूमने का एंगल क्या है, तो आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा ये इसके अपोजिट घूम रहा होगा। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को इंटेंगलमेंट। जैसे ही ये चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे इंटेंगलमेंट में सबसे मजेदार बात क्या है ना, कि अभी तक माना जाता है कि भाई लाइट से तेज कुछ नहीं हो सकती। ये तो हो गया कि इंटेंगल जो पार्टिकल्स होते हैं कि एक बना है, दोनों एक से बने हुए हैं, तो यू नो कि भाई इसमें क्या हो रहा है, तो आपको इसका पता भी होगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सबसे मजेदार बात इंटेंगलमेंट ये चलती है, अगर हम इसको चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो जाता है, जो उसका इंटेंगल्ड पार्टिकल। एंड दिस इज अगेन द मिस्ट्री कि ये हो कैसे। ठीक है, यहीं से बात आती है पैरेलल यूनिवर्स की। आप धरती पे आपने बनाया, ये एक इलेक्ट्रॉन बनाया था, यहां से एक पॉजिट्रॉन बनाया था। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को धरती पे रखा, इसको भेज दिया मून पे। तो मुझे स्टेट तो पता है इसकी, इलेक्ट्रॉन की स्टेट मुझे यहाँ पे अगर मैं मेजर करूंगा, आई नो कि उस पॉजिट्रॉन की स्टेट क्या होगी। लेकिन जैसे ही मैं इसके स्टेट में चेंज करता हूं, वहां मून पे इंस्टेंटली इसके स्पीड में चेंज हो जाता है। ये इंटेंगलमेंट की सबसे बड़ी खासियत है। और इसीलिए कहते हैं कि भाई लाइट के स्पीड से कैसे ज्यादा काम हो रहा है। तो फिर यहीं से आइडिया आपका निकल के आता है मल्टीवर्सेस का, मल्टीवर्स जैसी कोई फिनोमेना। तो ये चीज चलो बहुत ये नहीं जाना है, सिंपली क्या रखना, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि एक साथ एक से ज्यादा स्टेजेस में एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, उसमें चांसेस हैं वो एक से ज्यादा स्टेज में एग्जिस्ट कर सकता है। जब तक आप मेजर नहीं करते, यू नेवर नो कि वो किस फॉर्म में है। दूसरी एंटेंगलमेंट यानी दो पार्टिकल का इस तरीके से इंटरलिंक होना कि अगर आप एक के कैरेक्टर को जानते हो, यू नो द कैरेक्टर ऑफ अदर, या एक के कैरेक्टर में चेंज होना दूसरे के कैरेक्टर को इंपैक्ट करता है। दैट्स द इंटेंगलमेंट का बेसिक आइडिया। तो यही आपकी कहानी जो है, आपका इंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन की कहानी आपको चल रही है। अब देखो यहाँ पे जो है आपको कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो याद रखने हैं। तो सुपरपोजिशन, क्वांटम पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली अंटिल मेजर्ड। जब मेजर करोगे तो आपको एक स्टेट ही मेजर करोगे, उस समय नहीं होगा कि 0 कुछ भाग है, 1/3 कुछ भाग है। यानी कि इनकी क्षमता क्या है, एक से ज्यादा पार्ट्स में आपको एग्जिस्ट करने की। दूसरी जो है entanglement, quantum particles are linked in a way that they cannot be described independently। यानी एक में कुछ बदलाव होगा, दूसरे में आपको आएगा, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। दैट्स द आपका सुपरपोजिशन एंटेंगलमेंट। पूरी की पूरी जो क्वांटम फिजिक्स चल रही है आज डेट में इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट में, वो आपको इसी सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट प्रिंसिपल का यूज करके चलते हैं। अब दूसरी बात आ गई, यहाँ पे एक टर्म रिसेंटली चला है, दैट इज द क्वांटम सुप्रीमेसी। क्वांटम सुप्रीमेसी ये कहता है कि जो हम क्वांटम कंप्यूटर्स बनाएंगे, क्या ये पावरफुल होंगे, और पावरफुल होंगे तो कितने पावरफुल होंगे।
तो इनका कहना है कि एक लेवल के बाद, जैसे जो क्यूबिट्स है, तो हम बाइनरी बिट्स यूज कर रहे थे, अब मान लो आपको यहाँ पे 0 1 इस तरीके से बाइनरी नंबर्स का यूज कर रहे हैं, इसके जगह पे आप 0 और 1 ना यूज करके नाउ वी आर यूजिंग क्यूबिट्स, यानी 0 to 1 ये किसी भी स्टेट में है, ठीक है, इस फॉर्म में जाएगा, क्यूबिट्स जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि कितने क्यूबिट्स का कंप्यूटर जब हम बनाएंगे तो हमारे दुनिया के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर्स को ओवरकम कर लेंगे, यानी एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आपके जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो इतने फास्ट होंगे कि भाई नॉर्मल जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो उनका मुकाबला, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दैट्स द बेसिक आइडिया। तो जब ये चीज अचीव हो जाएगी, इसको क्या कहा जाएगा, दैट इज द क्वांटम सुप्रीमेसी, कि क्वांटम जो है वो काम बहुत तेजी से कराएगा। सो क्वांटम सुप्रीमेसी का सिंपल सा मतलब समझना कि इट डेमोन्स्ट्रेट क्वांटम कंप्यूटर सुपीरियरिटी ओवर क्लासिकल कंप्यूटर्स, दैट्स द सुप्रीमेसी की बात हो रही। तो जैसे गूगल ने कराया था साइकामोर का, गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटर है उसका नाम है साइकामोर, जो आपको फिगर मैंने पहले पेज पे दिखाया, दैट इज द आपको फिगर ऑफ साइकामोर, ठीक है, तो गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है। तो गूगल का जो साइकामोर है, इसने एक कैलकुलेशन किया था विद इन मिनट्स, जो कि आपको, जो आपका दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भी उसमें लगा दिया जाता तो उसको करने के लिए उसको 53 साल लगते, 53 ईयर्स, एंड दैट कैलकुलेशन गूगल के साइकामोर ने विद इन मिनट्स किए थे, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर इतने फास्ट हो सकते हैं सुपर कंप्यूटर, लेकिन ध्यान रखना कि हर फील्ड में क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से फास्ट हो ऐसा जरूरी है, हर फील्ड में नहीं। स्पेसिफिक कामों में क्वांटम कंप्यूटर जो होंगे वो सुपर कंप्यूटर से फास्ट होंगे, स्पेसिफिक कामों में, ठीक है, क्योंकि एक साथ वो मल्टीपल स्टेजेस में कैलकुलेशंस कर सकता है, मल्टीपल स्टेजेस में वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो जहां पे वैसे काम जहां पे मल्टीपल स्टेजेस में या मल्टीपल सिनेरियोज में डिवाइड करके देखने की जरूरत है, वहां पे क्वांटम कंप्यूटर फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स वहां नहीं इसको टच कर पाएंगे। जैसे अब मल्टीवर्स की बात हो गई, आपको मल्टीवर्स में एनालाइज करना है ना कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज कहां पे है, किस किस मल्टी स्टेज में है, क्या क्या काम कर रहा है, तो उस काम को करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग जल्दी करेगा रादर देन सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को उसको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे स्टेजेस में एग्जिस्ट करा देगा, इट विल डिवाइड, वो इतने सारे क्यूबिट्स, किसी को स्टेज 1 में डाला, किसी को स्टेज 2 में डाला, किसी को स्टेज 3 में डाला है। तो ये टर्म जरूर ध्यान रखना, कहीं पे अगर ये स्टेटमेंट आया कि हर जगह ओवरटेक कर लेगा सुपर कंप्यूटर्स को, ऐसा नहीं। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं जहां पे क्वांटम कंप्यूटर विल बी वे अहेड, बहुत आगे हो जाएगा, लेकिन बाकी कामों में, कुछ कामों में स्लो भी हो सकता है, इट्स सपोर्टेड, ठीक है। तो क्वांटम सुप्रीमेसी, इंटेंगलमेंट और आपका सुपरपोजिशन, इसके अलावा क्वांटम कोहेरेंस। अब यहां पे सबसे बड़ी समस्या है कि आपका क्वांटम कोहेरेंस का, क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे जो बड़ी समस्या आ रही है वो क्वांटम कोहेरेंस की आ रही है। क्वांटम कोहेरेंस क्या है? क्वांटम कोहेरेंस ये कि जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन के स्पिन की, इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऐसे नाच रहा हो, इलेक्ट्रॉन ऐसे नाच रहा हो, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन लेट सपोज कि उसके नाचने का डायरेक्शन ऐसा है, ये यहां पे जाके स्पिन कर रहा है, इस एक्सिस को वो स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ आइडिया है इसमें कि भाई ये इस तरीके से स्पिन कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा एक जगह से दूसरे जगह पे, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना होगा तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी तो उसको रीड करोगे। अब जब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करूंगा तो क्या यहां पहुंचने पर भी ये इलेक्ट्रॉन अपना जो स्पिन का यहां डायरेक्शन था क्या उसको मेंटेन कर पाएगा? अगर वो ऐसा कर लेता है तो फिर इसको कहा जाता है क्वांटम कोहेरेंस, कोहेरेंट है, जो जैसा यहां पे था यहां पे भी वैसा ही है, ठीक है। अगर नहीं कर पाया तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज क्वांटम इनकोहेरेंट। यहाँ पे सबसे जो मुश्किल काम आ रही है ये यही क्वांटम कोहेरेंस की। आप जब डेटा ट्रांसफर कर रहे हो लाइट के फॉर्म में, तो आपने एक स्पेसिफिक उसका ओरिएंटेशन सेट किया है, जब वो ट्रांसफर होगा तो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, और जब इंटरैक्ट करेगा तो उसका स्टेट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये आपकी बात चल रही है, क्वांटम कोहेरेंस की बात हो रही है, ठीक है। सो रेफर्स टू अ क्वांटम स्टेट एबिलिटी टू मेंटेन अ वेल डिफाइंड स्टेट, जो आपने यहाँ पे सेट करके उसको ट्रांसफर कर रहे थे, वो अपना स्टेट को मेंटेन रख पाता है कि नहीं रख पाता है ओवर टाइम विदाउट एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। क्योंकि मैं मेजर करूंगा, मान लो तुमने एक इंफॉर्मेशन भेजी है, मेरे पास भेजी है,
तो वो इन्फॉर्मेशन क्यूबिट्स के फॉर्म में है कि भाई इसका ओरिएंटेशन ऐसा, दूसरा वाला जो बिट भेजा है क्यूबिट का उसका ओरिएंटेशन ऐसा, तीसरे वाले का ऐसा है, यही तो मुझे 0 और 1 की इन्फॉर्मेशन देगा। अब जब तुमने इसको ट्रांसफर किया, रास्ते में पता चला इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो सही नहीं आ पाएगी, तो गलत हो जाएगी। इसी को कहा गया कि जब मैं ट्रांसफर करूं या कैलकुलेशंस करने भर ये अपना फॉर्म मेंटेन रख पाए, दैट इज नोन एज द क्वांटम कोहेरेंस। अब इसको करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का करता हूं, अलग चीज हो जाती है, तो ये ध्यान रखना। और यही आपकी जो है ये क्वांटम कोहेरेंस को ही अटेन करना आज के डेट में बहुत मुश्किल काम है। ये माइक्रो सेकंड्स के लिए हो रहा है, जस्ट फॉर माइक्रो सेकंड्स दे कैन अचीव द क्वांटम कोहेरेंस एंड आफ्टर दैट गायब हो जा रही है वो उसका स्टेट बदल जाता है। यहाँ पे जो एक्चुअल चैलेंज है वो यही है, और जब तक हम इसको कर नहीं पाएंगे, क्वांटम कोहेरेंस नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैनिपुलेशन और ये सब जो काम है सुपरपोजिशन के साथ छेड़छाड़ करना वो काफी मुश्किल हो जाएगी। सो दैट्स द बेसिक आइडिया क्वांटम कोहेरेंस। तो 4 टर्म याद रखना, क्वांटम सुपरपोजिशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम कोहेरेंस एंड क्वांटम सुप्रीमेसी। ये 4 टर्म्स आपको बजवर्ड्स जो हैं ये आपको क्वांटम पे चल रहे हैं, ठीक है। चलो अब आज के डेट में जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है एंड क्लासिकल कंप्यूटर है, इसके बीच की बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एक देखो कि क्वांटम कंप्यूटर्स में आपको एक चीज और ध्यान रखना कि क्वांटम कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए होगा बहुत कम टेम्परेचर, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर आपको थोड़ा सा भी बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, उनका स्पिन चेंज होने लगेगा अपने तरीके से। तो आपको चाहिए हो कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को मैनिपुलेट करूं, तो आपको उनके अंदर की एनर्जी को डाउन करके खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद आप थोड़ा सा एनर्जी दोगे, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करोगे। तो हमेशा क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होंगे, दे विल बी वर्क एट, लिखा हुआ है ठीक है, टेम्परेचर से यहां पे लिख लेना वर्क एट वेरी लो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर तक आपको पहुंचना है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो अपने तरीके से उनका डांस वांस जो करना है वो खत्म हो जाए, वो ना हो पाए। सो क्लासिकल कंप्यूटर्स, इनका एरर रेट अभी कम है एंड कैन फंक्शन एट रूम टेम्परेचर। एरर रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि कोहेरेंस नहीं मिल रहा है, अभी आप ट्रांसफर करो उसका फॉर्म चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स में एरर रेट अभी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, ड्यू टू सस्टेबिलिटी टू नॉइज। नॉइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप ट्रांसफर कर रहे हो, लाइट को ही ट्रांसफर कर रहे हो, नॉर्मल लाइट से इंटरफेरेंस हो गया उसका, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एरर रेट काफी ज्यादा है, साथ ही साथ टेम्परेचर के साथ भी छेड़छाड़, थोड़ी सी भी टेम्परेचर इधर उधर होता है, पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है इसकी। तो क्लासिक आपके आज के डेट में क्वांटम कंप्यूटर्स इसीलिए दिक्कत हो रहे हैं। ऑपरेट्स यहाँ पे बाइनरी बिट्स काम करेंगे 0 और 1 के रूप में, यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूबिट्स काम करेंगे 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली, यानी 0 एंड 1 के किसी स्टेट में है वो 0 भी जाएगा 1 भी जाएगा। यहाँ पे पावर इंक्रीज इन 1 to 1 रिलेशनशिप, यानी आपने एक रैम लगाया है या एक ट्रांजिस्टर लगाया, दूसरा ट्रांजिस्टर लगाओगे तो पहले 1 गुना पावर लगता था, अब 2 गुना लगेगा, 3 लगाओगे तो 3 गुना लगेगा। यहाँ पे वो पावर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली होता है, जैसे जैसे आप क्यूबिट्स को बढ़ाते जाओगे पावर उस एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ेगा। यानी 1 लगाया था, लेट्स सपोज 1 यूनिट पावर लगता था, 2 लगाया था तो 2 यूनिट पावर लगता था, अगर जैसे ही 3 लगाया अब ये 4 यूनिट पावर लगेगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है, इसका पावर भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। क्लासिकल कंप्यूटर से एक्सपोनेंशियली इसका पावर भी बढ़ता है, कंप्यूटिंग पावर भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, और साथ ही साथ जो पावर इसका आपको चाहिए होगा वो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा एवरीडे प्रोसेसिंग टास्क के लिए आएगा, यानी आने वाले टाइम में हमारे लिए अभी हमें नहीं लगता कि कहीं से क्वांटम कंप्यूटर, कम से कम अगले 10 साल, साइंस को कोई नहीं जानता, बट अगले 10-20 साल क्वांटम कंप्यूटर्स जो यूज भी होंगे तो वो नॉर्मल कामों के लिए नहीं होंगे, दे विल बी यूज फॉर द स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज होंगे। हमें अभी भी क्लासिकल कंप्यूटर्स को यूज करना है, हम कहाँ सुपर कंप्यूटर्स को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा है, कहाँ लेके आओगे। क्वांटम कंप्यूटर को अगर आप छोटा भी कर पाओ, अगर छोटा भी कर पाओ तो भी आपके काम की बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर ये बजवर्ड जरूर चलेगा, लेकिन अभी आपका इसको बहुत ज्यादा अभी नहीं दिख रहा है, देखो कहां तक पहुंच पाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे 2 टर्म, एक टर्म और याद रखना, जैसे जो ये क्यूबिट्स है ना, अब डिपेंडिंग अपॉन ये क्यूबिट्स का नंबर कितना है, क्वांटम कंप्यूटर उतना पावरफुल हो सकता है। जैसे आज के डेट में जो आपका सबसे पावरफुल जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है जो अभी बढ़ नहीं रहा है, दैट इज द साइकामोर, ठीक है। तो साइकामोर गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है, इसको याद रखेंगे। ये करीब करीब आज के डेट में 300 से 400 क्यूबिट्स का इसका लेंथ है, उतने बिट्स पे ये काम कर रहा है आज के डेट में, ठीक है, साइकामोर जो है। इसके अलावा आईबीएम का भी अपना सुपर कंप्यूटर है, दैट इज आल्सो वर्किंग इन द रेंज ऑफ 400 के आसपास क्यूबिट्स के बीच में काम करेगा। तो यहाँ पे वहां पे फ्लॉप्स के रूप में देख रहे थे हम लोग,
सुपर कंप्यूटर्स में यहाँ पे इसकी पावर हम क्यूबिट्स के बेसिस पे देखेंगे, इसका क्यूबिट्स कितना है। ठीक है, जितना ज्यादा क्यूबिट उतना ज्यादा उसके पावर होने की चांसेस ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो साइकामोर का नाम भी याद रखना, साइकामोर अपने आप में क्या है, सिंपल सी बात। तो ये कहानी, तो ये हो गया आपका क्वांटम कंप्यूटर्स की बात। दूसरी है आपको क्वांटम कम्युनिकेशन की बात। एक कंप्यूटर का होना यानी चीजों कर लेना, और दूसरा कम्युनिकेट करना, ये दूसरा चीज है जिसको कहा जाता है क्वांटम कम्युनिकेशन। और क्वांटम कम्युनिकेशन में एक टर्म आया जिसका नाम था क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम क्वांटम ज्यादा हो गया नहीं? हाँ जी, तो यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो, आपको मुझे पहले की डिस्ट्रीब्यूशन को समझाना होगा, उसके बाद आई कैन कम टू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या की डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है? की डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे यहाँ पे लेट सपोज, काफी एक ही एग्जांपल, एक ही नाम बार बार यूज किया जाता है, आई विल यूज द सेम नेम। दो लोग हैं, एक का नाम है एलिस, एक का नाम है बॉब। ठीक है, ये काफी फेमस, जो क्रिप्टोग्राफी कंप्यूटर साइंस वाले हैं दे नो, ये काफी यूज होता है, एलिस एंड बॉब। ठीक है, और यहां से एलिस एंड बॉब को मैसेज ट्रांसफर करना है। एलिस को बताना है, कुछ नंबर बताना है, लेट सपोज जस्ट एन एग्जांपल आई एम टेकिंग कि भाई 17, इसको बताना है कि मैं बॉब तक ये मैसेज ट्रांसफर कर दूं 17 नंबर। अब एलिस अगर ऐसे ही ट्रांसफर करे, यहाँ पे बीच में चांसेज हैं कि ये यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका नाम है ईव, ये मैसेज को कैच कर ले, तो क्या करेगी एलिस? बोलेगी ऐसे नहीं भेजूंगी मैं मैसेज, मैं जो है इस मैसेज को भेजूंगी, मैं इसको किसी रैंडम नंबर से लेट सपोज मल्टीप्लाई कर, जस्ट ए सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया मैंने मल्टीप्लीकेशन का, और मल्टीप्लीकेशन करके मैंने इनको भेज दिया, ये नंबर एलिस को, बॉब को भेज दिया। अब इवन अगर ईव को मिल भी जाता है ये नंबर, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये मैसेज ट्रांसफर क्या करना चाहती है। इसको कैसे पता चल जाएगा बॉब को? क्योंकि बॉब को पहले से ही बता दिया गया है कि अगर कोई मैसेज मैं ट्रांसफर करूं तो 133 उसका की है, उसका चाबी जो है उस मैसेज का 133 है। तो इवन कि मैसेज ईव ने पकड़ भी लिया तो ईव उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, या करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईव के पास क्या था, ये की नहीं था। बात समझ में आई? तो मैसेज, अब मैसेज बीच में पकड़ा भी है तो इसको पता चले ना चले, ये कहानी चलेगी अलग तरीके से। इसी चीज को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, यानी जब आप मैसेजेस को ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, आपने उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर दिए, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके उस मैसेज को सिक्योर बना लिया, सेफ बना लिया, ताकि अगर बीच में कोई उसको ब्रेक भी, कोई उस मैसेज को ले भी लेता है, कैच भी कर लेता है, तो वो उसको समझ नहीं पाए कि ये लिखा क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि उसकी जो चाबी है, ये जो कीज है, ये किसके पास है? ये केवल सेंडर और रिसीवर के पास। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक की एंड प्राइवेट की का। पब्लिक की एंड प्राइवेट की में ये होगा पब्लिक, अब ये क्या हो गया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाते जाओ। अभी तो मैंने सिंपली 133 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको आप 10 स्टेजेस में मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लो। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लीकेशन, कभी डिवीजन, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ कर दिया। अब आपने पब्लिक, ये पब्लिक की सबको पता है। अब क्या होगा कि अननेसेसरी अगर बॉब इसको कैच भी करता है, ही नीड टू वर्क टू मच कि तो जानने के लिए कि ये डेटा क्या है उसके पास गया हुआ है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट पब्लिक की का प्राइवेट की का, सिंपल सा मतलब ये है, की का मतलब ये है कि उसके थ्रू आप डेटा को क्या कर रहे हो, इनक्रिप्ट कर रहे हो, क्रिप्टोग्राफी में चेंज कर रहे हो। ये काम कैसे करते हैं? ये काम करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें कुछ नहीं है मैथमेटिकल ऑपरेशन, वैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको अगर सिंप्लीफाई करना हो, उसको वापस से ब्रेक डाउन करना हो, तो काफी ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, काफी ज्यादा मशीनरी पावर है। अब क्वांटम कंप्यूटर्स ने ये बताया, साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तो ये जो अभी तक के आपके टफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहे थे, ये अब बहुत आसान हो जाएंगे, ये चुटकियों में हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके जो क्रिप्टोग्राफी है अभी के डेट में जो काम कर रही है वो फेल हो जाएगी, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि अभी आपका क्रिप्टोग्राफी आपने इसी बेसिस पे बनाया कि मैंने कोई मैसेज ट्रांसफर किया, उस मैसेज को अगर कोई पकड़ भी लेता है तो बिना की के उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसको 5 साल लग जाएंगे। उसका वैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है कुछ। लेकिन अब जो काम 5 साल लग रहा था, अभी आपके लिए सिक्योर लग रहा था, आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजा, चाइना ने कैच भी कर लिया, तो क्या जाता है, जब तक वो पता करेंगे तब तक अपना काम हो जाएगा, जब तक उसको उस इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करेंगे तो। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स ने क्या किया, क्वांटम कंप्यूटर्स ने इस खेल को बदल दिया।
उन्होंने बोला कि जो 5 साल लगता था वो करने में जस्ट चुटकी बजाते हो जाएगा। यानी कि अभी तक जो आपकी कहानी चल रही थी क्रिप्टोग्राफी की, जिसको आप सिक्योर मान रहे थे कि मेरा सिस्टम सिक्योर है, ये हैक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो अब क्या, वो वल्नरेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से बात आई कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कैसे हो, या पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होगी, एंड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये 3 टॉपिक, क्योंकि टाइम मैं देख रहा हूं ज्यादा ओवर हो जाएगा फिर। ठीक है, और उसके बस अगेन इसके बेसिक्स को टच करूंगा कि ये है क्या थोड़ा बहुत, एंड देन जो इसका कंप्यूटर्स में मुश्किल वाला पार्ट खत्म। इसके बाद जो है आपको वेबसाइट वाला क्या है, वेब 3.0 क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत जो है उसको लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल ध्यान रखना, आईटी एंड कंप्यूटर्स में अगर आपने कीवर्ड समझ लिए तो इससे बाहर इसमें क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है,